Good evening, salam namaste, everyone. So, welcome back again on our beloved Dada's Backflower Learning Zoom session. And yes, very beloved because Backflower was उनकी जान था Backflower, and he was very joyful जब उनको ये पता होता था कि अच्छा ये ग्रुप में भी टीच करना है, वो ग्रुप में भी टीच करना है, तो न टाइम होने के बावजूद भी वो बोलते थे कि वी विल टीच इट्स ओके. ही लव्ड टीचिंग Backflower remedies. And all the more he loved if the students were enthusiastically participating in the groups. मुझे अच्छे से याद है कि एक दो दिन तक अगर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, so दादा immediately with his authoritative tone and his words बोले कि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है सीखने में तो फिर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सिखाने में. So that how he used to keep everyone on toes as far as backyard remedies were concerned. और एक बहुत अच्छी चीज थी दादा के इसमें कि उन उनकी नॉलेज में जितनी भी बातें थी बैकफ्लावर को लेके, उसमें से शायद उन्होंने 100% से भी ज्यादा ही बताया होगा ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से. सो दैट वाज दादा एंड आई एम ट्राइंग टू टेक हिज लेगेसी अ फर्दर बाय. मैंने एक एक वर्ड उनका लिखा हुआ है, सो आई होप आई नेवर मिस हिज वर्ड्स. आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम. And today we have two guest speakers, Dr. Uzma and Pavli. So I would like to invite Dr. Uzma. Dr. Uzma, लेकिन आपको अनम्यूट भी करना पड़ेगा और आपको अपना शक्ल भी दिखानी होगी. So it works better. It works better. ओके ओके आई एम ट्राइंग एक्चुअली मेरे जो लैपटॉप है ना इस पे कैम नहीं है तो मैं जो है ना मोबाइल से भी कनेक्ट कर रही हूँ वो कनेक्ट नहीं हो रहा ठीक है, आप ताकि जो है start ना वो कीजिएगा. फेस ही नजर आए लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो Yes, तो please. जैसे ही मोबाइल से कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो है ना वीडियो भी That's आ okay. You जाएगी can start. It is on recording. जी आज हमने बात करनी है वाइल्ड रोज पर जो हमारी वेज फ्लावर की 37 नंबर की रेमेडी है तो हमने जैसे कि दादा से सीखने की कोशिश की है थोड़ा बहुत हमें बहुत कम समय मिला उनसे सीखने का लेकिन दादा एक बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते थे कि रेमेडी को कोई नाम दे देते थे और वो एसोसिएट हो जाती थी और हमें उसको लर्न करना बहुत आसान हो जाता था जैसे होली प्यार की गोली ओपना लिया खिर क्या दिया तो इसी तरह से डॉक्टर हमने उस्मा, एक बंद कर दीजिएगा क्योंकि दिक्कत होगी. एक को बंद करना पड़ेगा आपको. हाँ जी म्यूट हो गई हाँ, बताइए. जी तो अगर हमने वाइल्ड रोज को एक लाइन में अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि समझौता गमों से कर लो यानी कि वाइल्ड रोज का जो पेशेंट होता है वो जिंदगी के गमों के साथ उनके हालात के साथ समझौता कर लेता है उनके आगे घुटने टेक देता है वो समझता है कि सब कुछ जो है ना वो मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि सब कुछ ऐसे ही चलना है ऐसे ही होना है तो मुझे स्ट्रगल करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी जो लाइफ की मेजरमेंट्स हैं जो लाइफ की एंजॉय है उसकी जो फ्रूटफुल उसको हो सकते हैं वो उससे फ़ायदा ही नहीं उठा पाता वो ये समझता है कि शायद बचपन से ही मेरा नसीब ऐसा है मेरी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है तो मुझे यही मिलेगा जैसे काम कर रहा है तो बस काम कर रहा है खा लिया पी लिया जी लिया बस इतना ही उसके लिए काफ़ी है ज़िंदगी के लिए कोशिश करना आगे चलना आगे बढ़ना कुछ करके दिखाना इसके लिए वो सिरे से जो है ना वो हिम्मत ही नहीं करता वो समझता है कि बस यही था यही मुझे मिल रहा है ये काफ़ी है अब अगर हम इसको मज़ीद समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं इस मिसाल से भी कि जैसे हम कहते हैं कि कोहलू का बैल जैसे कोहलू का बैल जो है सिर्फ वो अपने बैल के गिर्द ही घूमता रहता है उसको और कोई कंसर्न नहीं अपने इर्द गिर्द आसपास क्या हो रहा है वो समझ रहा है कि बस मेरी लाइफ यही है घूमते रहना तो ऐसे ही जो वाइल्ड रोज का पेशेंट होता है ये भी अपनी जो एक लगी बंधी रूटीन है जो एक लगी बंधी किस्मत है उसके गिर्द ही घूमता रहता है उसी रूटीन के गिर्द चलता रहता है कि समझता है कि बस मेरा इतना ही है मुझे इतना ही मिलना है मुझे कोशिश नहीं करनी वो अपनी
जो लक है उसको परमानेंट समझ लेता है, उसके लिए वो विल पावर, कोशिश जो है वो यूज ही नहीं करता। लेकिन जब ऐसा पीटी हमारे पास आता है और हम उसको वाइल्ड रोज देते हैं, तो फिर उसको इस बात की समझ आती है कि ऊपर वाले ने अगर हाथ में लकीरें दी हैं, तो इसके साथ इससे पहले उसने हमें फिंगर्स भी दी हैं, जिससे मेहनत करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और जिंदगी को उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। बहुत से लोग जैसे गरीब पैदा होते हैं, तो ये उनकी लक नहीं है, वो कोशिश करके मेहनत करके आगे बढ़कर इसको अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें भी हैं, जैसे कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। और मजे की बात है कि आजकल मेरे पास एक ऐसा केस भी चल रहा है जो वाइल्ड रोज है, तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि केस के थ्रू जब हम डिस्कस करते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, उनकी वालदा जो है, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया था। क्योंकि जाहिर है वो वाइल्ड रोज है, वो तो एक कोल्हू का बैल है, वो तो अपने बारे में कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से कि जो कुछ है यही मेरे लिए काफी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो मेरी बेटी है, ये किसी से मिलती जुलती ही नहीं है, बात ही नहीं करती, इसको खाना दिया तो खा लिया, पीने को दिया तो पी लिया, कहा कपड़े चेंज कर लो तो कर लिए, कोई इसका शौक नहीं, कोई इसकी हॉबी नहीं। और जब मैंने उन पेशेंट को डील किया, उनको देखा, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो वाइल्ड रोज का पेशेंट होता है ना, वो स्पॉटलेस होता है, उसके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, वो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जज्बात से एक आरी चेहरा होता है, और आंखों में भी कोई जिंदगी की चमक नहीं होती, कोई लाइफ के सपने नहीं होते हैं, कोई डिजायर्स नहीं होती हैं, और उसमें भी एक अजीब सा अजनबियत और एक अजीब सा स्ट्रेंज पाया जाता है। और अगर हम इसकी रूट काज को देखें, तो जहां तक मैं समझ सकी हूँ कि इसकी रूस कार्ड जो है वो कहीं बचपन में बैठी हुई होती है। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जैसे वो बच्चे जो अपने घर में दूसरे या तीसरे नंबर पर होते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, जिन्हें अक्सर माएँ कहती हैं कि जी बड़े भाई का यूनिफॉर्म छोटा हो गया तो आप पहन लो, ठीक है, ये बड़े भाई के जूते छोटे हो गए, ये आप पहन लो, इन खिलौने से उसने खेल लिया, अब आप खेल लो। तो वो बच्चा जो है वो अपनी डिजायर्स को, अपने जो उसकी विशेस हैं उनको प्रेस करता चला जाता है। तो इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो वाइल्ड रोज की तरफ जाना शुरू होता है। तब वो एक क्यूट होता है, उसका इजहार वो गुस्से के तौर पर भी कर सकता है, उन चीजों को तोड़ फोड़ के भी कर सकता है। वो ये भी कहेगा कि मुझे हमेशा भाई की पुरानी चीजें ही क्यों मिलती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर यही एटीट्यूड रहे, तो वो क्रॉनिक होकर फिर वाइल्ड रोज क्रॉनिक में चला जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, जो अपने बच्चों पर बहुत सारी पाबंदियां लगाते हैं कि आपने यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं जाना, वहां नहीं बैठना, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह भी जो बच्चे हैं वो एक अंडर प्रेशर में चले जाते हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी इनहेंस करने का मौका ही नहीं मिलता, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता। तो भी जो है वो रॉयल रोज की पर्सनैलिटी जो है वो बन जाते हैं। और अगर इस तरह के पेशेंट से बात की जाए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो खुद से कोई बात नहीं करते, खुद से कोई डिस्कस नहीं करते। अगर उनसे हम पूछेंगे आपने आपकी हॉबी क्या है, वो कहेंगे कि जी बस इतना ही, खा लिया है, क्या पसंद है, कुछ खास नहीं पसंद, मौसम भी कुछ ऐसा नहीं पसंद। तो इस तरह के पेशेंट को जब हम वाइल्ड रोज देते हैं, तो वो उसको जीना सिखा देती है, उसको बताती है कि जिंदगी में एम्बिशंस भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हम इनको अचीव भी कर सकते हैं। तो मेरी साइड से इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। आप उनको क्या मैम, आप अनम्यूट तो करना, देखो आप म्यूट है, वो म्यूट है, वो म्यूट है। खुद को आवाज नहीं आ रही। रितु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है उज़मा। जी जी बिल्कुल। बहुत खूब बोला तुमने, बहुत खूब। एक चीज नोट करने की ये है कि अगर डोमिनेटिंग पेरेंट्स होते हैं,
तो उसमें बच्चा सबमिसिव होने के बजाय मोर इज अ कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी, राइट? सबमिसिव हो जी गई, फाइनली सबमिसिव हो गई, बट वो कंफ्यूजन से आता है. इट कम्स फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज टू द क्रॉनिक स्टेज. सो इट इज लाइक दैट. पर जो एग्जाम्पल बताया ना, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच उस्मा. We would be ओके, looking थैंक यू सो मच। forward for the next weekend also, right? जी Great. Thank you, Uzma. Thank you so much. Yes, Dr. Parul, can you unmute yourself, please? Yes, ma'am. Just a second. Just a second. एक seat ले लीजिएगा so that nobody is disturbed also. सभी को नमस्कार। मैम ने बहुत ही अच्छा बताया। मुझे लगता है मेरे को भी खुद बहुत सारे पॉइंट्स मिले, मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। सारी चीजें मैम ने ऑलमोस्ट क्लियर कर ली हैं, तो यहाँ पे सब चीजें ऑलमोस्ट ही कवर्ड हैं। फिर भी मैं जो एक दो चीजें आपको इसमें और वो करना चाहूंगी, जिनको अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो। जैसे हम एक ऑफिस में काम करते हैं, तो जिस दिन हम रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अब उस ऑफिस में कोई आए जाए, काम हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो कंडीशन हो जाती है कि जैसे इन लोगों को उसके बाद लाइफ की, उस लाइफ में कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये स्टॉप कर देते हैं वहां पे कि अब हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनकी बात करेंगे तो इनका ऐसा लगता है जैसे इनका दिल खाली हो गया अंदर से बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि हमने इतना कुछ देख लिया कि अब लाइफ में ना कुछ भी हो जाए, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये अंदर से बहुत निराश हो चुके होते हैं, और अपने आप को इतना समझा चुके होते हैं ना कि अब कुछ है नहीं, तो अब क्या हो सकता है, अच्छा भी हो जाए, बुरा भी हो जाए, अब यही मेरी लाइफ, यही एडजस्टमेंट है, यही है जो है। तो उसमें ही वो रहते हैं। अब उसमें उसको चेंज करने के लिए उनके कोई एफर्ट नहीं करना चाहते वो, कि अब मैं कोई एफर्ट करूं और ये चीजें चेंज हो जाए। तो जो है वो सही है। आजकल जैसे बहुत सारे बच्चे हैं सारा दिन मोबाइल में हैं। मोबाइल बच्चों की बहुत बड़ी वो बन गई है कि सारा दिन वो मोबाइल में है। अब वो उनको लगता है हम पास तो हो रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट आना, उसके लिए कोई जील नहीं है, अपने आप को कुछ प्रूव करके दिखाना है, वो भी नहीं है उनके अंदर। मतलब उस सिचुएशन में हैप्पी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको उस सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। वो उसी सिचुएशन में है। जो एक कंटेंटमेंट इसको नहीं कहेंगे, लेकिन स्टिल कंटेंटमेंट जैसी ही फीलिंग होती है कि इसमें जो है उनको बेसिकली इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा होता कि मेरे लाइफ में इससे कोई चेंज आ जाए। ओ दैट्स इट। थैंक यू। Thank you, Parul. Thank you so much. That was great, Dr. Uzma and Parul. So we have covered almost everything, and I will be saying something that I have noted down from Dada, exactly what he has taught me. So the wild rose is a hero flower. एंड अगर मैं इसको हीरो फ्लावर बोल रही हूँ तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा द मोमेंट आई एक्सप्लेन द फ्लावर एज ही हैज एक्सप्लेन मी. सो एट एवरी सेंटेंस यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैज बीन taught with a mix and match of the flower or the mix and match of the previous sentence, right? So the two keywords, disengaged with life and the worshipper of destiny. So now disengaged with life. So the flower itself or the plant itself is a climbing shrub. Means उसको कुछ ना कुछ कंधा चाहिए चढ़ने के लिए. Disengaged with life पर चलता चला जा रहा है. So it is a climbing shrub. And the flowers are generally from white to pink. Basically light pink color के होते हैं. Again light pink. मतलब जिंदगी चलती जा रही है बट स्टिल चलती जा रही है. देर इज नो सच सुसाइडल थॉट. दे कैन गो ऑन लाइक दिस फॉर years and years. नाउ द पिंक शोज सम काइंड ऑफ कि कुछ कभी कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में. दैट zeal will come in my life sometime in life, चाहे वो सालों निकल जाए. Now another thing, these flowers they develop into fruits, राइट? मेरी जिंदगी एक फ्लावर से फ्रूट्स गई है. डिसएंगेज्ड लाइफ and with the wild rose essence it will go into some pinkness in life. There will be some pinkness in my life. Now understand another beautiful thing about the flower. The petals are light pink, beautiful heart shape in color, right? So kindly mute yourself. Everybody should mute themselves.
राइट? सो द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, जैसे बोलते हैं ना, सिंबल ऑफ इमॉर्टल लव. So they are of heart shape and they are overlapping. So they are pink in flower. ये दादा एक बार लेकर आए थे फ्लावर, और जब हम लोगों का क्लासेस चलती थी रात को, तो ये फ्लावर उन्होंने दिखाया था. जैसे वो होता है ना, ऐसे 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 करके उसके पेटल्स हैं, ब्यूटीफुल पिंक कलर के हार्ट शेप में. इट इज अ सिंबल ऑफ समथिंग लाइक इमॉर्टल लव. ये फ्लावर समझा दिया, पूरा वाइल्ड रोज आपको एसेंस समझ में आ जाएगा इससे. बट येट वी विल गो अ बिट फर्दर, दैट this wild rose is very effective in curing those mental conditions जिसके अंदर there is lot of indifference in the personality और submissiveness है. So ये एक mental condition को सुधारने के लिए. Now my first question to दादा was indifference and submissive. ये तो दोनों कहीं से भी मैच नहीं करते हैं. तो बोलते थे धीरज धरो, करेंगे, अभी समझाता हूँ कैसे करते हैं. सो आई विल अगेन एग्जैक्टली दीज क्वेश्चंस शुड अराइज इन योर माइंड आल्सो, एंड दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन मी दैट दे आर ड्रिफ्टर्स इन लाइफ. आपने कभी एक लकड़ी का वो टुकड़ा देखा है जो पानी में बहता रहता है? वो ड्रिफ्ट करता रहता है पानी के अंदर, राइट? सो दे आर द ड्रिफ्टर्स. वो कैसा होता है, वेव जहां ले जाएगी वो लॉग वहां चला जाएगा. लकड़ी का टुकड़ा जिसे लॉग कहते हैं वो वहां तैरता चला जाएगा. वो तैरता चला जाएगा, तैरता चला जाएगा, जहां वेव ले जाएगी वहां चलेगा. वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा. तो सेम वे दीज वाइल्ड रोज नेगेटिव पर्सनैलिटीज, दे आर ड्रिफ्टर्स इन लाइफ हु आर वेरी कंटेंट विद द करंट सिचुएशन की जैसे जिंदगी ले जा रही है उसी तरफ मोड़ लो अपना लॉ. फॉर सेवरल ईयर्स दे कैन डू दिस. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर सेवरल ईयर्स दे कैन डू दिस. दे विल बी लाइक एक बोलते ना, एक चलती फिरती लाश की तरह. नो एंथुजियाज्म इन लाइफ, नथिंग इज देयर इन माई लाइफ. दे आर वेरी कंटेंट एज लॉन्ग एज उनकी हैप्पीनेस पे कुछ नहीं हो रहा है. उनकी जिंदगी इस लॉक की तरह ड्रिफ्ट करती रहेगी जैसे लॉक पानी के अंदर ड्रिफ्ट करता रहता है. नाउ दे फील दैट लाइफ इज लुकिंग एट द अदर साइड. पटरी के उस तरफ लाइफ दिख रही है. सबके लिए लाइफ है, एक मेरे लिए ही लाइफ नहीं है. अब उसको उन्होंने अपनी डेस्टिनी मान लिया है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ नहीं होगा. जो कि कोशिश की नहीं की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन वो लाइफ उधर जीती हुई दिख रही है, मेरे लिए कोई लाइफ नहीं है. सो ही हैज टेकन इट कि ठीक है. और उस चलते हुए में दे विल नेवर फाइंड एनी न्यू प्रोस्पेक्ट टू डू फॉर द लाइफ कि भाई मैं जिंदगी में कुछ करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है. और समटाइम्स दे ऑल्सो फील कि बाकी के लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं लाइफ को, ऐसा क्या है जिंदगी के अंदर, क्योंकि मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है. जो चल रही है चलती चली जा रही है. सो दे ऑल्सो फाइंड कि ठीक है, पता नहीं इतना क्या लोगों को मजा आ रहा है लाइफ के अंदर जीने में. अगेन देर इज नो सुसाइडल थॉट माइंड इट, दे विल जस्ट कैरी ऑन विद देयर लाइफ. नाउ इन ऑर्डर टू गार्ड देमसेल्व्स, कि ये उनको पता है डिसकंटेंटमेंट है अंदर ही अंदर, तो मन में पता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है. सो देर इज अ डिसकंटेंटमेंट इन द लाइफ और एक तरह का डेजोलेशन है. ठीक है. अब उसको कवर अप करने के लिए क्या होता है, सो दे गिव अप, दे रिजाइन एंड दे सबमिट टू लाइफ. और हर चीज से उनका इंटरेस्ट चला जाता है कि अच्छा अब क्या है, जिंदगी में कुछ है नहीं. सो द इंटरेस्ट ऑफ लिविंग is there, but the interest of doing anything has gone, and they will just carry on. They will just carry on is a key word for this. Now there are two stages in life. How we reach to the chronic stage doesn't matter. It reaches, we have to check that out. But वो प्राइमरी स्टेज क्या है जिसकी वजह से ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंचा है, जो हमें कभी समझ में ही नहीं आई, जो मेरे आसपास के लोगों को भी कभी समझ में नहीं आई. सो इसमें प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, वेन एवर दे फील डिसएंगेज विथ लाइफ. सो इनिशियल स्टेजेस में चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो बड़ा भी हो, वल्नरेबिलिटी होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, एंड देयर इज अ होपलेसनेस. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपनी लाइफ के साथ. सो यू अंडरस्टैंड कि वल्नरेबिलिटी तो होती है शुरुआत में, और साथ साथ में कि ये भी है कि भाई क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, इट इज माई लाइफ इज एंटायरली होपलेस. तो उस चक्कर में उनको थोड़ा गुस्सा भी आएगा. दे विल गेट एंग्री ऑन पीपल, ऑन थिंग्स, दे विल बिकम वेरी अग्रेसिव. बट जब ये चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, इंसान थक जाता है, और थक के दे रिजाइन, दे सबमिट इट देमसेल्व्स टू द लाइफ कि ठीक है मेरी डेस्टिनी में यही लिखा है, मैंने तो लाख कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो सकता, दिस इज होपलेस केस, आई एम अ होपलेस केस. सो दे रिजाइन.
That is a chronic stage. When they resign, they submit to the situation, and then they always complain that due to lack of motivation, either from my parents or from the surrounding, or lack of motivation from my own self, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसी हो गया हूँ. Now, waywardly बोलना बहुत आसान है, but let's understand this from one very simple example. Let's go to a person's babyhood, एक इन्फेंट स्टेज से. जब एक छोटा सा बच्चा, इन्फेंट बच्चा जो चलना भी नहीं जानता है, जब वो रोता है, स्पेशली आजकल एक वो नया फंडा निकल गया है कि बच्चे अपने आप सोएंगे. लेट देम स्टार्ट स्लीपिंग ऑन देयर ओन, इट्स ओके. बट एक वार्मथ चाहिए होती है पेरेंट्स की. उसे नहीं पता ये मेरे माँ बाप है, बट एक वार्मथ चाहिए होती है. जब बच्चा रोना चालू करता है, रो रहा है, नो बडी इज देयर टू अटेंड, वट एवर द सिचुएशन में बी. पेरेंट्स को टाइम नहीं है, या पेरेंट्स थिंक दे विल स्लीप ऑन देयर ओन, वट एवर. पर जब बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा होता है, थक के वो सो जाता है, राइट? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन. नाउ द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेप्ट्स एंड एक्नॉलेजेस that यही मेरी जिंदगी है, this is my space, I'm not needed by anyone. जो भी है आसपास, उसे पता है ये ह्यूमन बीइंग्स है मेरे आसपास, माँ है, बाप है, those relation he doesn't know, they don't know. So they accept their destiny, and from there एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, उनके अंदर कमी होता है, क्योंकि कभी उनको किसी ने गोद में नहीं लिया चुप कराने के लिए. वो थक हार के खुद ही बच्चा अपने आप सोया है. सो दैट डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट इज क्वाइट लेस. और बचपन से वो जो विगर है, जिंदगी जीने की चाह है बच्चे के अंदर, या कुछ भी नया करता है, तो उसको ये मालूम है कि भाई इस मेरी ये चीज देखने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है उसकी. धीरे धीरे दैट हैबिट इज फॉर्मिंग, राइट? तो वो बच्चा कोई भी एक्साइटिंग चीज करता है, तो it's nobody is there. He has made up his mind that nobody is there to understand me, nobody is there to look at what I have done. तो धीरे धीरे वो जिंदगी से बिगड़ चला जाता है. That concern is gone. वो जो भी कर रहा है ठीक है, वो करता चला जाता है. Now as they grow, ये तो उसके अंदर धीरे धीरे सीप इन हो रहा है, but as they grow it shapes up into chronic dominant trait. ये डोमिनेंट ट्रेट बन जाता है इमोशनल डिसअटैचमेंट वाला. और ये कि इट्स ओके, वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज हैपनिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ये डोमिनेंट ट्रेट जब बन जाता है, इट ग्रेजुअली टेक्स अ फॉर्म ऑफ डिस्पोंडेंसी, और ये डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि आसपास की दुनिया में तो उसको सब दिख रहा है कि सब अच्छा ही हो रहा है. उसकी मम्मी ने उसको प्यार किया है, फादर ने अटेंशन दिया है, मेरे पास ही ये सब कुछ नहीं है. तो डिस्पोंडेंसी से वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है. इन एडल्टहुड we see them. Kindly mute yourself, please. Kindly mute yourself. So in chronic stage या adulthood में schizophrenic cases दिखते हैं आपको, psychotic development problems दिखती है आपको, low attachment वाले केसेस दिखते हैं आपको. लो अटैचमेंट केसेस जब बच्चा फिर वो एडल्टहुड में जब वो पहुंच जाता है, और उसके जब बच्चे होते हैं वो गले लगने आते हैं, तो बोलते ये सब क्या है, दूर से बात कर सकते हो, because he has grown that way, she has grown that way, they are behaving in the same way. So this is low emotional attachment भी होता है, जिसकी वजह से they do not want others to be close to them because they have grown up like this, right? So ये बचपन से आता है, ये कभी कभी infant stage से भी आता है. So these are examples, but Dada and team had a very good example. Side by side 2 cases थे. एक मिसकैरेज का केस था, काफी एज में आने के बाद ट्वाइस मिसकैरेज हो चुका था, और साथ साथ में एक डिवोर्स का केस भी था. एंड वी फाउंड वाइल्ड रोज पर्सनालिटी, क्योंकि वो लेडी की जीने की चाह खत्म हो गई थी. बोल रही थी बस, दादा पूछते थे कैसी हो, जब भी आती है कैसी हो, बस दादा कट रही है. उन्होंने वो वर्ड पकड़ लिया था कि कट रही है. सो द होल एंथुजियाज्म वाज लॉस्ट. जीने की सारी चाहत उसकी खत्म हो गई थी. उसके हस्बैंड की ये कंप्लेन थी कि कहीं जाने का नाम लो, मेरी इच्छा नहीं है, क्या करना. तो उसके हस्बैंड को बहुत पसंद था बाहर जाना, इनफैक्ट उसको भी बहुत पसंद था, बट विद टाइम, क्योंकि उसका दिमाग सारा का सारा एक ही जगह हो गया था. एंड व्हेन योर माइंड इज सो फोकस्ड ऑन वन थिंग दैट यू वांट, कभी कभी क्या होता है कि माइंड भी टायर्ड हो जाता है, सैचुरेट होके ब्लॉक हो जाता है माइंड. So you do not have that kind of a potential or to create new ideas in your mind, to create new prospects for life.
वो माइंड वहां पे कई बार ब्लॉक हो जाता है, तो वो जीने की चाह खत्म हो जाती है, माइंड ब्लॉक हो गया। और जिसका डिवोर्स हुआ था उसके साथ भी यही हाल था। वी हैड वंडरफुल रिजल्ट्स विद जस्ट वाइल्ड रोज एंड ऑफ कोर्स कपल ऑफ रेमेडीज, बट जहां तक मुझे ध्यान है हमने 2 या 3 ही रेमेडी दी थी फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months. So it is a very good remedy for women at 40 plus. My favorite, one of the favorites remedy. Of course, every remedy is very favorite to me. पर लेट्स गो बैक टू इमोशनल अटैचमेंट। अगर किसी बंदे का या किसी लड़की का इमोशनल सिचुएशन इज गुड एट होम, राइट, इट्स अ स्टेडी लाइफ, इमोशनली द स्टेडी लाइफ, बट व्हाट हैपेंस, देयर इज अ कंसील्ड पोटेंशियल क्रिएटिविटी हिडन, क्योंकि कभी एंथुजियाज्म तो था ही नहीं लाइफ के अंदर कि मैं कुछ क्रिएटिविटी करूं, जैसे चल रही है चल रही है। तो पर अगर इमोशनली स्टेडी लाइफ भी है तो भी देयर इज अ कंसील्ड क्रिएटिविटी। तो इस कंसील्ड क्रिएटिविटी को जो हिडन है सालों से, फ्रॉम इयर्स, वाइल्ड रोज इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू एक्टिवेट दोस काइंड ऑफ पोटेंशियल इन योर लाइफ। तो कभी आपको लगता है ना यू आर स्टक इन समथिंग, सो प्लीज अंडरस्टैंड, गिव रेस्ट टू योर माइंड। हमेशा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है। गिव रेस्ट टू योर माइंड, take wild rose essence, and then you see that how it activates your hidden potential or your tiredness also, right? So I discussed these 2 cases with you, and there was one beautiful thing, ये दादा ने ही निकाला था शायद, if I'm not wrong, कट रही है वाला भी दादा ने बताया था। एंड यस, विद दिस, यस, इट हेल्प्स टू हैंडल द क्राइसिस, ये दादा ने ही बताया, बोले कि बिकॉज at one point in my life I had too much to do, so मैं थोड़ा सा जल्दी से परेशान भी हो जाती थी और हाइपर भी हो जाती थी। तो दादा मुझे अक्सर बोलते थे वाइल्ड रोज एसेंस ले लो, ये जो क्राइसिस आया है तुम्हारी लाइफ में, यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस विद वेरी क्वाइट एंड नॉन रिएक्शनरी माइंड। सो हम कभी कभी डील करते हैं क्राइसिस से, लेकिन वी बिकम टू मच रिएक्टिव, वी बिकम टू मच लाइक, बोलते हैं ना कि अनक्वाइट माइंड, कि ये भी करना है ये भी करना है, और फिर हम चिल्लाने लग जाते हैं दूसरों पे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक द सिचुएशन वेरी क्वाइटली। So Wild Rose, it helps you to handle those kind of crises with a very quiet and non-reactionary mind. So this is the beauty of Wild Rose. And another thing, I think these few things I will have to just read so that it is easy for me also, and I don't want to miss anything. So Wild Rose Essence, it addresses depression that descends for no known reason. Please mind it again, there is no known reason for your depression. Wild Rose will come in very handy. Now, traditionally, this Wild Rose was used as a laxative and is a very good source of vitamin C. बट वो ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने एसेंस लिया क्योंकि आपके विटामिन सी कम है या विटामिन, वो होम्योपैथी रेमेडी के साथ इफ यू ऐड दिस इट वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली फॉर लेक्सेटिव, क्योंकि वो तो बार्क यूज की जाती थी पहले के जमाने में बार्क यूज की जाती थी, और फ्लावर के पेटल्स यूज किए जाते थे, उसकी स्टॉक यूज की जाती थी एज एन लेक्सेटिव एंड इवन एज विटामिन सी। But do not kindly use कि मैंने सिर्फ wild rose essence use किया and it is going to help me as a laxative. No, it is not going to help you. You have to take homeopathy remedy, but you can add wild rose because वो mentally तो हम stuck हो ही चुके हैं ना कि भाई अब use अब नहीं हो पा रहा है, तो that kind of a laxative, take homeopathy with wild rose. Great. So it is traditionally for laxative and vitamin C के लिए it is very helpful. And yes, if a patient is unconscious, few drop of clematis and wild rose, सिर्फ उसके lips moisten कर लीजिएगा and you can see the patient regain. ये भी एक दादा के पास केस था. That is one reason I have noted it down. That's all from my side. I hope I have not missed. In case if I have missed anything, I can put it on the group, so you can just have a look in the group. And we are ready to take the questions, but if somebody has anything else to say for the wild rose, most welcome. Kindly unmute yourself and help yourself. So let's see what are the questions in the chat. Which homeopathy medicine is close to wild rose? चलिए ये अहमद सर से ही पूछेंगे अपन.
for that matter also I should have noted it down. But Ahmed sir, अगर आप बता सकेंगे तो it will be very kind of you. So do we have any questions, or we really do not have any questions? I would like some enthusiastic members who are, if they want to say anything on Wild Rose, great. Or else, if there is no question, Ahmed Ma'am, sir, I have a question. yes, May I? yeah, sure, Ma'am, Priya. I took Wild Rose a day before yesterday only. For Single remedy. for what? So I'm a creative person. I have already written some yoga book, but somehow I was not taking initiative to publish it, and it has been quite long time. I'm not taking initiative. So I thought, let me take it. Okay. But what I found, I slept and slept and slept after taking the Wild Rose. I don't know. Even in the daytime, I slept almost at a stretch of 3-4 hours. So is it a sleep remedy also? No, it's not a sleep remedy. ऐसा कोई भी फिजिकल चीज नहीं होगा जो आपकी इफेक्ट होएगी या उससे अच्छी होएगी. These all work on our mental abilities, mental feelings and emotions. Now आप पूरा दिन क्यों सोए? ये जो सारा टाइम आपका माइंड चल रहा था ना, जो भी चल रहा था, I don't know, but you, as you said, my last sentence was this only, कि जब हमारा सारा टाइम माइंड चलता रहता है ना, it relaxes your mind, right? Yes, I hope so. If you Yes. are mentally relaxed, तो mentally relaxed इंसान को क्या होता है? नींद ही आती है. If you are not mentally relaxed, you are not able to sleep properly. तो अगर वो हुआ है, तो it is it has hit you good. So that's a very good. अगर आपको पूरा दिन, that means you needed that kind of a mental break. You needed that kind of a mental rest. You needed that kind of a mental peace, which you were trying to avoid. So if you have slept the whole day, it's a very good sign. Like I'm